हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी नॉलेजफुल। आज की इस वीडियो में हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं MED 008 भूमंडलीकरण और पर्यावरण ग्लोबलाइजेशन एंड इन्वायरमेंट के बारे में। ये आपकी बुक है जिसमें यूनिट 1 होगा आपका भूमंडलीकरण के पर्यावरणीय आयाम। यह वीडियो का पार्ट 1 होगा जिसमें हम प्रस्तावना और भूमंडलीकरण का बदलता स्वरूप क्या होता है वो देखेंगे। तो इस यूनिट में बेसिकली ये बताया गया है आपको कि पर्यावरण से जो आयाम है वो भूमंडलीकरण से कैसे जुड़े हुए हैं। अब भूमंडलीकरण क्या होता है वो हम आगे देखेंगे अभी थोड़ा सा। तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को हम। तो 20वीं शताब्दी के कुछ अंतिम 2 दशक के दौरान कुछ ऐसे मुद्दे सामने आए थे जो भूमंडलीकरण और विश्वव्यापी परिवर्तन प्रमुख रूप से दिखाई दिए। मतलब भूमंडलीकरण और विश्वव्यापी परिवर्तन बदलने लगे थे उस समय। अब वैसे तो भूमंडलीकरण के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन हम एक स्पेसिफिक और सिंपल मीनिंग देखेंगे जिसमें भूमंडलीकरण काफ़ी अधिक व्यापक घटना है। मतलब ये एक घटना को माना जाता है, एक इवेंट है एक तरीके का, जिसमें विश्वव्यापी विस्तार के सभी पहलू सम्मिलित है। मतलब वर्ल्ड के अंदर जो जो चीज़ें एक्सपैंड की वो सब किस में आ जाती है, भूमंडलीकरण के अंदर। अब इसका बेसिकली इम्पैक्ट कब पड़ना शुरू हुआ वो भी हम आगे देखेंगे, और इन्वायरमेंट से कैसे जुड़ा हुआ है ये भी हम समझेंगे। तो भूमंडलीकरण के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, मेनली हम सबसे पहले वो देखते हैं। तो इसमें पाक कौशल का यहाँ पर मतलब है नॉलेज और एबिलिटी ऑफ कुकिंग फूड। मतलब खाना बनाने की आपके पास ज्ञान और उसकी नॉलेज कैसे कैसे बनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ स्पेशल शेफ्स होते हैं, तो ये वही बात कर रहे हैं। सांस्कृतिक प्रथाएं, अब देखा होगा आपने हर जगह की, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग लोगों की अलग अलग कल्चरल प्रथाएं होती हैं, कल्चरल ट्रेडिशंस होते हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। राजनीतिक विचार होते हैं। ये राजनीतिक विचार आप समझ रहे होंगे कि अलग अलग जो हम पॉलिटिकल थॉट्स में भी पढ़े हैं हमने, और विचारधाराएं होती हैं। तो यहाँ तक आपको कुछ भी समझ आया है, थोड़ा बहुत भी आपको लगा है टॉपिक के बारे में, आपके समझ में आया है, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो वॉच करते हैं वीडियो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है, फिर भी वो वीडियो को वॉच करते हैं। प्लीज़ वीडियो को वॉच करें। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हमने अभी तक क्या देखा, भूमंडलीकरण एक व्यापक घटना है जो अलग अलग उसके रूप देखे हैं, इसके अलग अलग फेज़ होते हैं। अब हम एक चीज़ और हमने देखी कि 1980 के दशक में आर्थिक भूमंडलीकरण शुरू हो गया था। तो आर्थिक भूमंडलीकरण आगे हम देखते हैं। यह उत्पादन के भूमंडलीकरण और व्यापार तथा निवेश प्रवाह के तेज उदारीकरण की प्रक्रिया रही है। मतलब बेसिकली ये उत्पादन से रिलेटेड व्यापार में और निवेश के रूप में रहा। अब नाम से ही लग रहा है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, मतलब एक देश ने दूसरे देश से क्या हुआ, व्यापार बढ़ा। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे इंडिया के अंदर मैकडोनल्ड और अलग अलग तरीके की कंपनियां, विदेशी कंपनियां आना, मल्टीनेशनल कंपनियों का आना, व्यापार होना, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना, ये सब इसमें ही आता है। आर्थिक उदारीकरण अथवा भूमंडलीकरण की वर्तमान प्रवस्था, मतलब जो प्रेजेंट का फेज़ है, जो दौर है, उसमें ऐसे आयाम हैं जिनसे पर्यावरण संबंधी प्रभाव प्रतिकूल हो सकते हैं। मतलब वर्तमान में जो भूमंडलीकरण अब बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, उससे पर्यावरण को भी क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। तो विश्वव्यापी परिवर्तन का संबंध, अब ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, विश्वव्यापी परिवर्तन, ये आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते भी हैं। विश्वव्यापी परिवर्तन का संबंध कुछ पर्यावरणीय परिवर्तनों से है। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो परिवर्तन हो रहे हैं भूमंडलीकरण की वजह से, उसका संबंध क्या है, पर्यावरण परिवर्तन से भी है, जो विश्वव्यापी स्तर पर प्रकृति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, नेचर को क्या करते हैं, इफेक्ट में डालते हैं। अब इसके क्या कारण रहे हैं, जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैस इस पर्यावरण परिवर्तन पे इफेक्ट डाले हैं इस विश्वव्यापी परिवर्तन से। तो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समस्याएं भी उभरी इससे, जिसमें ऊर्जा नीतियों या फिर आर्थिक भूमंडलीकरण समस्याएं पैदा हुई। जलवायु परिवर्तन को क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समस्या ही माना जाता है।
तो जलवायु परिवर्तन का मूल कारण हमने क्या देखा, ग्रीन हाउस गैस जैसे अलग अलग तरीके की जो गैसें चीज़ों से होती हैं, जो इन्वायरमेंट को क्या करती है, इफेक्ट समस्या पैदा करती हैं। तो जलवायु परिवर्तन का मूल कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैस का अधिक उत्सर्जन, इनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना, ग्रीन हाउस गैस का होना। लेकिन आगे हम देखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है आपका कि विश्वव्यापी संस्थानिक हस्तक्षेपों के माध्यम से इसके क्या निकाले गए हैं, समाधान भी निकाले गए हैं इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन के द्वारा। और ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अगर ये इंस्टीट्यूशंस ना हो तो इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा खतरा होता ही रहेगा। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था, बेसिक बिल्कुल इंट्रोडक्शन था इस यूनिट का। ये सारे जो हमने कीवर्ड टर्म्स देखे हैं छोटे छोटे से, ये सब आगे आपको समझ आएंगे जब हम इसको लॉन्ग में समझने की कोशिश करेंगे टॉपिक्स को, तब आप ये बेसिक चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे। तो आगे कुछ कीवर्ड्स देखते हैं हम जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें पहला है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है किसी क्षेत्र में या फिर पूरे वर्ल्ड में हम कहें तो पाए जाने वाले जीवन, लाइफ, और ये लाइफ किन लोगों की है, पौधों की, जानवरों की, या फिर कोई सूक्ष्म जीव या कवक। हमने देखा कि अलग अलग तरह की क्या होती है, इनमें भी प्रजातियां होती हैं जो क्या करती है, पर्यावरण को जीवित रखती है, लाइफ देती है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, जैव विविधता जीवित जीवों में क्या है, विविधता है, और परिवर्तनशीलता तथा पारिस्थितिकीय जटिलता है जिसमें वह होते हैं, मतलब पर्यावरण के अंदर वो होते हैं, अपनी लाइफ बनाते हैं। ठीक है, यह शब्द हमें यह याद कराने के लिए जरूरी है, उपयोगी है। यह सजीव प्राणियों का पूर्ण भंडार नहीं है जो महत्व रखता है, बल्कि भिन्न भिन्न जीवित प्रणालियों की क्या है, श्रेणियां। जो मैंने बोला कि अलग अलग तरह की क्या होती हैं, स्पीसीज होती हैं। जीवित प्राणियों की विभिन्नता प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए क्या है, जरूरी है। जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों का बाजार जनसंख्या वृद्धि होना, संसाधनों का बाजार प्रेरित दोहन करना, गलत योजनाएं बनाना और सरकार की विफलता जैव विविधता के लिए एक हानिकारक या फिर क्षति के कारण रहे हैं। विश्व की जैव विविधता का सुरक्षा करना कठिन है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट काम भी है, आवश्यक कार्य है। तो इंडिया में, अगर मैं इंडिया से पहले बात करूँ तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 बनाया गया था, जिसके अंदर कंजर्वेशन, सुरक्षा, फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट संसाधनों का, और इसमें अलग अलग अथॉरिटीज़ बनाई गई जो इसको रेगुलेट और कंट्रोल करती है और पेनल्टीज़ भी लगाती है, जिसमें NBA नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड और कमेटीज़। ठीक है, तो इसका चेन्नई तमिलनाडु 2003 में ये NBA बनाया गया था, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। और इन सब से रिलेटेड एक NGT भी है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जहाँ पर इनसे रिलेटेड मैटर्स या केस जाते हैं। तो इंडिया में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है जो जैव विविधता के बारे में है। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा कीवर्ड्स टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं हम, ये सब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ब्रूटलैंड की परिकल्पना क्या है, तो ब्रूटलैंड की परिकल्पना व्यापार और पर्यावरण की शर्तों के बारे में है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन। यदि व्यापार हार्श की शर्तें घटती हैं तो निर्यात करने वाले देशों को केवल विदेशी मुद्रा अर्जन स्थिर बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक निर्यात करना होगा, मतलब निर्यात करना होगा, अपना सामान बेचना होगा, तभी वो विदेशी मुद्रा का अर्जन स्टेबल कर सकते हैं। अधिक प्रमुख वस्तुओं का निर्यात करने का दबाव से संसाधनों का अपरक्षण हो सकता है, ये पर्यावरण को क्या है, नुकसान पहुंचाता है। फिर तीसरा है पर्यावरण संबंधी मानक। पर्यावरण संबंधी मानकों का संबंध उन वस्तुओं में व्यापार पर प्रतिबंध से है, मतलब ये ऐसे वस्तुओं पर व्यापार में प्रतिबंध लगा रहा है, बैन लगा रहा है, उनके उत्पादन या दोहन में पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक हो, मतलब जो ऐसी वस्तु जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हो या फिर ग्रीन गैस उसमें ज़्यादा होती हो। तो आगे देखते हैं हम, ग्लोबल चेंज और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, भूमंडलीय परिवर्तन। इसका संबंध सीधा किससे है, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि से है, जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, उत्पन्न जलवायु संबंधी परिवर्तन होते हैं। ग्लोबल कॉमन्स क्या होता है, राष्ट्रीय भूमि के चारों
और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से परे वायुमंडल और महासागर ग्लोबल सर्वनिष्ठ हैं, क्योंकि वह प्रमुखतः विश्व के स्वामित्व हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? हमने देखा कि ग्रीन हाउस गैसें की वृद्धि से क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग हुआ। तो आगे देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्रक्रिया है जिसमें सूर्य से ऊर्जा स्वच्छंद रूप से वायुमंडल से होकर गुजरती है, लेकिन पृथ्वी से वापस विकिरण हुई ऊष्मा आंशिक रूप से ग्रीन हाउस गैसों का द्वारा सोख ली जाती है। तो ग्रीन हाउस गैसों में क्या होती है? वृद्धि होती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, नाइट्राइज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसें ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। 8 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें विकास जो अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ियों की क्षमता से कोई समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ही हम क्या करते हैं? विकास करते हैं। ओजोन परत क्या होता है? समताप मंडल ओजोन की परत है। ओजोन परत सूर्य से अल्ट्रावायलेट विकिरण रोकता है। ओजोन परत की क्षीणता आने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण बढ़ाता है। तो ये आपको ऑब्वियसली पता ही होगा ओजोन परत क्या होता है। जो डायरेक्ट सन रेज आती हैं उसको ये रोकता है, समताप मंडल। तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे, इंट्रोडक्शन था जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अब हम आगे देखेंगे भूमंडलीकरण का बदलता हुआ स्वरूप, ग्लोबलाइजेशन एंड चेंज इन इट्स सिनेरियो। तो हमारा क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? पर्यावरण पर इसके क्या प्रभाव है? तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है इस बारे में, तो आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। आर्थिक भूमंडलीकरण पूंजीवादी विकास के अभिन्न अंग के रूप में पूंजी के विश्वव्यापी विस्तार से जुड़ा हुआ है। मतलब आर्थिक भूमंडलीकरण पूंजीवाद से जुड़ा हुआ है पूरी तरह से और इसके विकास के लिए। तो पूंजी के विश्वव्यापी विस्तार से क्या जुड़ा हुआ है? हमारा आर्थिक भूमंडलीकरण। इसी कारण पूंजी का बहुत तेजी से विश्वव्यापी प्रसार और विस्तार का युग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगर हम वर्तमान में भी देखेंगे तो यही है। इन युगांतरों को भूमंडलीकरण कहा जाता है। अब हम दो भागों में इन युगांतरों को डिवाइड करेंगे और समझेंगे कि 1860 से 1914 का जो युगांतर रहा या युग रहा, जिसे साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी प्रवासता या फेज कहा जाता है, इंपीरियलिस्ट कॉलोनिस्ट फेज, और 1980 के बाद का भूमंडलीकरण। तो अभी हम 1860 से 1914 का समझेंगे उसके बाद कंपैरिजन में, और 1980 का के बाद का सारा भूमंडलीकरण हमारे इस बुक में या फिर यूनिट में बताया गया है। तो आगे देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट, भूमंडलीकरण का बदलता हुआ स्वरूप। ये उसी का एक पार्ट है जिसमें हम 4 चीज़ें समझेंगे इस युग को समझने के लिए। पहला टेक्नोलॉजी, दूसरा व्यापार, रोल ऑफ ट्रेड और रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। थर्ड है हमारा वित्तीय पूंजी, रोल ऑफ फाइनेंस कैपिटल। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे हमारी पूरी बुक बेस्ड है और ये यूनिट बेस्ड है, विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल चेंज। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी से अगर आप बेसिक समझे तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये करता है कि 1860 से लेके 1914 के बीच में अगर आपने देखा हो तो टेक्नोलॉजी के मामले में हमारे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, कम्युनिकेशन बहुत स्लो था, ट्रेड करने का तरीका हमारा अलग था। तो ये सब हम आगे देखेंगे, और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आपकी बुक से बताना चाहूँगा कि आर्थिक भूमंडलीकरण की वर्तमान जो फेज़ है उसकी शुरुआत 1980 के दशक से क्या हुई थी? शुरू हुई थी। इसे सभी बाधा या फिर हर्डल्स कहें हम कि कृत संकल्प निराकरण, उसको ख़त्म करने के लिए देशों की सीमाओं के आर पार क्या हुए हैं? व्यापार हुए हैं, निवेश बढ़ा है, सेवाएं हुई हैं, और यहाँ तक कि बौद्धिक संपदा अधिकारों में तीव्र वृद्धि से रूप में देखा जाता है। मतलब ये काफ़ी हद तक ये सब चीज़ें क्या हो चुकी हैं? बढ़ चुकी है, आदान प्रदान हो चुका है, और वर्तमान में भी क्या होता है? ये सब होता है। तो ये सब तो था बेसिक्स। आगे देखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट हमारा प्रौद्योगिकी की भूमिका, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब भूमंडलीकरण 1860 से 1914 एक पिछली प्रवासता या फिर लास्ट फेज हम कहें या फिर फर्स्ट फेज जो था, इसमें भाप के जहाज़ों और रेलों द्वारा परिवहन लागत में भारी कमी के कारण आगे बढ़ी। ठीक है। मतलब पहले जो व्यापार होता था वो भाप के जहाज़ों से होता था, रेलों के माध्यम से होता था, जिसमें
लागत भी ज़्यादा आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, तो इसलिए क्या हो गई, लागत कम हो गई है। अब वर्तमान फेज हम देखें तो इसमें काफ़ी सीमा तक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित की गई है। मतलब कम्युनिकेशन और संचार, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब काफ़ी रूप तक बढ़ चुकी है और ज़्यादातर जो छोटे काम होते हैं वो इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर लिए जाते हैं। तो आपकी बुक में थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है, तो मैं एक बार उसको पढ़ तो नहीं रहा, ये आप एक बार खुद से पढ़ना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे अपना डाउट बता सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में। तो बेसिकली ये मोटा मोटा अगर हम क्रक्स बोलें तो यही है। बाकी अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखना चाहो तो आपकी बुक से पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। ठीक है, मैं फिर भी एक बार रीड कर देता हूँ थोड़ा सा। तो सूचना प्रोसेसिंग की औसत मतलब जो लागत 7.5 प्रति करोड़ डॉलर ऑपरेशन से गिरकर क्या हो गई, 1960 से 1990 में सैकड़ों प्रतिशत से कम हो गई। मतलब जो पहले लागत ज़्यादा आती थी अब वो कम हो गई। अब जहाज़ के और रेल मार्गों के द्वारा हमारे पास एक और क्या खुल गया ऑप्शन, एयरलाइंस से भी हुआ। ठीक है, तो यही ऑप्शंस बता रखे हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं व्यापार की भूमिका, रोल ऑफ ट्रेड। तो 1900 दशक के बाद भूमंडलीकरण ने विश्व उत्पाद की उपेक्षा काफ़ी अधिक तीव्र गति से की और विश्व व्यापार की वृद्धि क्या हुई, बढ़ गई। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि एयरलाइंस का ऑप्शन खुल गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई, तो इससे व्यापार में क्या हुई, वृद्धि हुई और टाइम कंज्यूमिंग भी कम हो गया। आगे देखते हैं वित्तीय पूंजी की भूमिका, रोल ऑफ फाइनेंस कैपिटल। भूमंडलीकरण की वर्तमान प्रवस्था जो प्रेजेंट फेज है, जिसमें वित्तीय बाजार के स्वरूप और सकल वित्तीय प्रभाव में तेज वृद्धि द्वारा जानी जाती है। मुद्रा प्रभाव है, मुद्राओं में स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग बढ़ी, निवेश बढ़ा, यूएसए के निवेशकों द्वारा बॉन्ड और इक्विटी में भारी देशों में लेन देन बढ़ा। ठीक है, अल्पकालिक प्रभावों ने केवल अस्थिरता का जोखिम बढ़ाया। वर्तमान आर्थिक भूमंडलीकरण की प्रक्रिया द्वारा उन्मुक्त इन परिवर्तनों का गंभीर परिवर्तनीय और अप्रत्यक्ष प्रभाव हुआ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम देखने वाले हैं इस यूनिट का, इस पार्ट का, विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल चेंज। तो आर्थिक भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन की घटना समझना हमारे लिए क्या है, आवश्यक है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को। अब 1980 के बाद व्यापार तो बढ़ा, भूमंडलीकरण बढ़ा, तो उसके साथ साथ हमने देखा था कि जलवायु परिवर्तन भी हुआ। तो 1980 में ग्लोबल वार्मिंग का शुरू होना, जिससे क्या कार्य हुआ, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई। और आज आप वर्तमान में भी देख रहे होंगे कि बिन मौसम बरसात और या फिर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना। ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव होना, अब हमने देखा था ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्राइज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब गैसें। और इन सब गैसों के बढ़ने से और तापमान वृद्धि से क्या हो रहा है, ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र के सतह में वृद्धि होना। मतलब ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र के पानी बढ़ेगा, तटीय परितंत्रों का अपरदन होना, मतलब। ठीक है, आगे ओजोन परत की क्षीणता का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होना, जिससे त्वचा कैंसर में क्या होना, वृद्धि होना। मनुष्य द्वारा औद्योगिक उत्सर्जन होना, मतलब व्यापार बढ़ना, टेक्नोलॉजी बढ़ना, फैक्ट्रियों के काम बढ़ना, ये गैसें इसमें से ही निकलना। वाहनों के उत्सर्जन होना, मतलब गाड़ियाँ इतनी सारी आप देख रहे होंगे, इनसे भी गैसें निकलती हैं। जंगल के जलने से और रेफ्रिजरेशन आदि से भी पर्याप्त उत्सर्जन होता है। तो ये सब जलवायु परिवर्तन का एक विश्वव्यापी कारण बन गए हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का बहुत बड़ा भाग औद्योगिक देशों से ही होता है। ठीक है, तापमान बढ़ने से जनहानि होना, मौतें होना और बीमारियां बढ़ना, क्योंकि कीटों के उष्णकटिबंधीय आवास उत्तर की ओर बढ़ सकते हैं। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन से विश्वव्यापी करारों से बातचीत करना और क्रियान्वयन के लिए संस्थाएं स्थापित करना आवश्यक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये बनता है कि इसको रोकने के लिए पूरे विश्वव्यापी में हमें सभी देशों को आपस में बैठ के बातचीत, संस्थाएं बनाना और इस पर कंट्रोल करना। हालांकि ऐसा हुआ भी है, वो हम आगे की यूनिट्स में देखेंगे कैसे कैसे हुआ है, कौन कौन सी संस्थाएं आई, कैसे कैसे मीटिंग्स हुई, क्या क्या कन्वेंशंस हुए। तो ये सब हम देखने वाले हैं इस यूनिट में, या फिर आने वाली यूनिट्स में भी और डिटेल में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ आई है, कुछ भी अगर आपको समझ आया, आपका कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इसका पार्ट 2 की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।